अच्छा यार, तो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिए क्वेश्चन? अगर कर लिए मुझे व्हाट्सएप जरा सेंड करो। व्हाट्सएप सेंड करो, अगर किया सोल्यूशन इसका सेंड करो, क्या आंसर आ रहा है आपका? हाँ भाई, एक मिनट, आंसर आप लोगों ने बता दिया इसमें चैट में। चलो मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अ बिजनेस हैज अ जॉब पोस्टिंग सिस्टम एंड प्राइसेस जॉब्स यूजिंग प्राइसेस जॉब्स यूजिंग टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अ कॉस्ट फॉर द एस्टिमेट फॉर द जॉब 64 आर एज फॉलोस। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। सबसे पहले उसने आपको दिया डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको बताया कि आपका कॉस्टिंग डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट होगी, जॉब की 50 kg एट 4 पर kg। 200 तो आपका बन गया सीधा सीधा, 200 तो आपका बन गया डायरेक्ट मटेरियल। 200 आपकी बन गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए 30 आवर्स है, इंटू 9 पर आवर, सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका कितना बन गया? 270। सही है। उसके बाद, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है? 6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब ये सुन लो, उसने आपको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया, लेकिन पर यूनिट मतलब पर जॉब नहीं दिया। बाकी उसने बताया कि जॉब पे इतने इतने लग रहे हैं, लेकिन ये इसमें ये नहीं बताया कि 6 पर 6 पर जॉब, ये पूरी जॉब पे इतने लगे। उसने बोला 6 पर लेबर आवर। इसका मतलब ये है कि हर लेबर आवर लगने के पीछे पीछे 6 रुपए लगे। यानी इसका मतलब पता क्या है? कि लेबर ने 1 घंटा काम किया, लेबर ने 1 घंटा काम किया, और बदले में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपए के लगे। लेबर अपना काम कर रही है, लेकिन ये इसने समझाने के लिए OAR निकाल के दिया ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर। यानी ये बताना चाह रहा है कि जितनी लेबर आर थी, बताना चाह रहा है जितनी भी लेबर आर थी ना, हर लेबर आर, हर घंटा, 1 घंटा लेबर काम करता था तो 6 रुपए का ओवरहेड लग जाता था। मुझे आप बता सकते हो लेबर ने कितने घंटे काम किए? या आप बता सकते हो लेबर ने कितने घंटे काम किए? जरा बताओ, लेबर ने कितने घंटे काम किया, जरा बताना जरा। 30 आवर्स। तो 30 आवर्स काम किया है, हर लेबर आर के पीछे, हर 1 घंटे के पीछे 6 रुपए के ओवरहेड लग रहे थे। तो ये कितना बन गया? 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 आ गया आपके पास 180। 180 आपके पास आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जरा जल्दी जल्दी। गुड। आगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं, आगे वो बात कर रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड एज 80,000। उसने बजटेड ओवरहेड दे दिए, एंड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। उसने बता दिया लेबर आवर्स की बेसिस पे। द टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आर आर 20,000। इसमें उसने ना पूरा को पूरा करने के लिए बता दिया। अब हमें पता है हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज करने हैं, हमें पता है हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज करने हैं। आपको पता है पहले भी हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज किए हैं। ये देखो, अगर आप देखो तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का यही फॉर्मूला होता है ना, कि OAR, जो कि उसने आपको 6 पर लेबर आवर दिया है। 6 पर लेबर आवर जो दिया है, ये OAR ही तो है, मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी अब लेबर आ रहा है, तो एक्चुअल एक्टिविटी हमने 30 आवर्स ले ली। तो हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का यही फॉर्मूला सीखा हुआ है, OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी। अब चाहे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड देख लो, यहाँ पे भी यही लगेगा। यहाँ पे भी एक्चुअली हमें OAR मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल लेबर आवर ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी लेबर आवर ही बेस है। तो OAR कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? उसने बताया कि 80,000 बजटेड ओवरहेड्स हैं, 20,000 बजटेड एक्टिविटी लेवल है। लेकिन एक्टिविटी लेवल क्या? लेबर आवर्स। उसने यही बताया, बजटेड लेबर आवर्स।
तो यहाँ पहले हम ओ ए आर कैलकुलेट कर लेते हैं फिक्स ओवरहेड्स के लिए। फिक्स ओवरहेड्स के लिए 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आवर्स, लेबर आवर्स, तो ये आ जाएगा $4 पर लेबर आवर। अब ये $4 पर लेबर आवर का मतलब वही हो गया ना, जैसे पहले $6 पर लेबर आवर उसने कैलकुलेट करके ओएआर दे दिया था वेरिएबल में, फिक्स में उसने कैलकुलेट करने के लिए दे दिया। तो हम बोलेंगे कि 4 पर लेबर आवर, हर घंटे के पीछे 4 रुपए, हर घंटे के पीछे 4 रुपए की क्या ओवरहेड लग रहा है, हर लेबर के 1 घंटे के पीछे 4 रुपए की फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, 4 रुपए का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहा है, ठीक है। अब एक्टिविटी यहाँ पे हमने एक्चुअल यूज करनी है ना, हमारी एक्टिविटी है लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, और लेबर आवर्स कितने हैं 30 आवर्स। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 120। ये हमारे पास क्या आ गया 120। बताओ, बताओ ये दोनों क्लियर हुए? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे हमने लिए हैं, क्लियर है? जरा बता दो, कंफर्म कर दो, कंफर्म कर दो। अगर क्लियर है तो कंफर्म कर दो यहां तक। निशाल आप बताओ। गुड। अब उसके बाद वो कह रहा है अदर ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 40 पर जॉब। मैं आपसे एक सवाल सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो 40 पर जॉब दिया हुआ है, इसको मैं 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, लेबर आवर से। ये जो बोल रहा है कि अदर ओवरहेड्स, कुछ और ओवरहेड्स भी हैं, वो कह रहा है वो अदर ओवरहेड जो हैं वो 40 पर जॉब है, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ, इसको फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर? अगर ये नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा बताओ? इस 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जरा जरा गौर से देखिए, बताओ ना। एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड पे? यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, पर जॉब लिखा है, पर जॉब। अब पर जॉब लिखा है और आपको पता है, आपको पता है कि हर ये एक सारी कैलकुलेशन हम एक जॉब की ही तो कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम एक जॉब की ही तो कर रहे हैं, आपको पता है ना इस बात का। तो उसने आपको ओवरहेड्स पूरी जॉब के दे दिए, उसने उसकी टेंशन ही खत्म कर दी, पर लेबर आवर पर लेबर कॉस्ट उसने टेंशन खत्म कर दी, उसने कहा यार पूरी जॉब के इतने अदर ओवरहेड्स हैं, यानी अदर ओवरहेड्स जो हैं आपके पास एज इट इज 40 जो है यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, पर जॉब जब उसने आपको दे दी है तो पर जॉब ये सारी कैलकुलेशन एक जॉब की ही तो है, सारी कैलकुलेशन एक ही तो जॉब की है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हर जॉब, यहाँ मैंने क्या बताया था ऊपर, हर जॉब, ईच जॉब इज यूनिक नंबर और ईच जॉब मस्ट बी सेपरेटली कोस्टेड। हर जॉब की अलहदा से कोस्टिंग होनी है, तो जब कोस्टिंग ये हो रही है तो ये इसकी अलहदा से हो रही है ना। अब ये तो नहीं करेंगे ना कि ये ज्यादा सारी जॉब्स की हो रही है, हर कस्टमर का एक ऑर्डर एक जॉब है, और एक जॉब एक कॉस्ट यूनिट है, और एक कॉस्ट यूनिट अलहदा से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट होगा। अब उसने पर जॉब दे दी कॉस्ट, तो पर जॉब एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐड कर दो और बता दो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ऐड करके बता दो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। 810, 810 आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या ये क्वेश्चन, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? वैसे बेसिक लेवल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? एक दफा कंफर्म कर दो। गुड। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे। ये तो हमने भी पढ़ा था जॉब जॉब कॉस्टिंग का, जो हमने एक जॉब कार्ड पढ़ा, सारा हमने पढ़ लिया, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब तक हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। लेकिन इसके आगे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल कॉस्ट के अंदर, इस टोटल कॉस्ट के अंदर, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब है, जितनी भी टोटल कॉस्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट भी ऐड होता है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट भी ऐड होता है, और प्रॉफिट ऐड होने के बाद सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। तो जरूरी तो नहीं वो आपसे हमेशा कॉस्ट मांगेगा, वो आपसे सेलिंग प्राइस भी मांग सकता है। अब अगर उसने आपको सेलिंग प्राइस मांगी होगी तो उसने आपको प्रॉफिट दिया होगा, उसने आपको बोला होगा इतना प्रॉफिट है। एज्यूम करो आपकी कॉस्ट यहाँ पे जैसे 810 है, तो आपको बोल दे यार ये 50 रुपए का प्रॉफिट रख दो, तो आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस फिर 860 होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल दे, ठीक है। इस प्रॉफिट में मैं बात करने लगा हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो प्रॉफिट गिवन होता है, अगर तो गिवन है फिर तो टेंशन ही खत्म है, फिर तो जस्ट सीधा सीधा ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे कैलकुलेट, और यू यू हैव टू कैलकुलेट। और कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे एक दो बातें देखनी होती हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं।
प्रॉफिट दो किस्म के होते हैं, मतलब दो किस्म इन सेंस कैलकुलेशन वाइज इसके दो तरीके हैं। उन दोनों तरीकों को फिर हम सीखेंगे। तो टोटल कॉस्ट तक हमने पक्का कर लिया, अब प्रॉफिट वाली साइड पे जा रहे हैं, प्रॉफिट वाली साइड पे चले जाते हैं, नो इशू। देखो प्रॉफिट पे बात करने जा रहा हूं मैं। ये जो प्रॉफिट है ना, जो आपके टोटल कॉस्ट में ऐड होता है, इसकी दो टाइप्स हैं। इस प्रॉफिट की दो टाइप्स हैं। एक है प्रॉफिट मार्कअप, और एक है प्रॉफिट मार्जिन। एक है प्रॉफिट मार्कअप और एक है प्रॉफिट मार्जिन। अब बात करते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। जस्ट ये दोनों कैलकुलेशन की टेक्निक है, मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट अलग रहता है, प्रॉफिट तो एक ही, प्रॉफिट का मतलब होता है कमाई। कमाई तो चाहे मार्जिन से कैलकुलेट करो चाहे मार्कअप से करो सेम है, लेकिन मतलब यही है, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन की पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। मार्कअप तब यूज करते हैं जब हम अपने जो प्रॉफिट है वो किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट की बेस पे। जब हमारी बेस क्या होती है, कॉस्ट, यानी हम देखते हैं कि यार ये जो प्रॉफिट, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 20% मार्कअप। अब 20% मार्कअप का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं कि मेरी कॉस्ट जितनी भी है उसका 20% मेरा प्रॉफिट है। मेरी कॉस्ट जितनी भी है उसका 20% कैलकुलेट हुआ, प्रॉफिट बना। उसमें ऐड हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो गया, सेलिंग प्राइस आ गई। ये तब है, ये तब है जब आपका मार्कअप है। मार्कअप में एक बेस क्या है, कॉस्ट है। इसको तो आपने बिल्कुल पक्का कर देना, मार्कअप में बेस है कॉस्ट, मार्कअप में बेस है कॉस्ट। जैसे एज्यूम करते हैं, एक कैलकुलेशन, एक सवाल लिखता हूं। जैसे ये देखो, टोटल कॉस्ट मेरे पास है 450। टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या है, $450। टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या है, $450। और प्रॉफिट मार्कअप है 20%। अब मुझे पता है कि जब मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता हूं, मुझे पता है कि जब मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मेरी सेलिंग प्राइस आएगी, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब कॉस्ट मेरे पास गिवन है 450, कॉस्ट मेरे पास गिवन है $450, कॉस्ट मेरे पास गिवन है $450, और प्रॉफिट मेरे पास है 20%। और 20% में मेरे पास क्या है, 20% मार्कअप। मार्कअप का अपना मतलब क्या है कि मेरे पास कॉस्ट बेस है, मेरे पास कॉस्ट बेस है, कॉस्ट की बेस पे मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं 450 का 20% लूंगा। 450 का 20% लूंगा जो कि मेरे पास आएगा 90। 450 का 20% आएगा 90, 450 का 20% आएगा 90। ठीक है। अब इस 90 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। इस 90 को मैं 450 में ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। 450 प्लस 90 आ जाएगी 540। 450 प्लस 90, $540 मेरे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मार्कअप में बेस सिर्फ क्या है, कॉस्ट, यानी जो कैलकुलेशन हुई हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हुई हुई है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस या नो? यस या नो बताओ, जल्दी बताओ जरा। हमजा आपको क्लियर है? कंफर्म कर दो जरा। गुड। अब कभी कभार क्या होता है, देखो बेस तो बेस हमेशा कॉस्ट, मार्कअप में बेस क्या रहेगी, कॉस्ट। लेकिन कभी कभार मसला पता है क्या होता है, वो आपको सवाल में ना कॉस्ट की जगह ना, जैसे एज्यूम करो उसने आपको सवाल में दे दिया, क्वेश्चन आया सेलिंग प्राइस $420 और प्रॉफिट मार्कअप दे दिया, प्रॉफिट मार्कअप 20%। अब उसने आपको सेलिंग प्राइस दे दी और उसने बोला प्रॉफिट मार्कअप 20% है, जरा कैलकुलेट करो कॉस्ट कितनी होगी। जरा कैलकुलेट करो इसमें कॉस्ट कितनी होगी, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। जरा थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन थोड़ा दिमाग दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगा। फिर मैं भी करवा दूंगा, 2 मिनट है सिर्फ आपके पास, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स।
तो कैलकुलेट करो जरा जल्दी से। अच्छा, तो देखो, आपने मेरा ख्याल दोनों ने ठीक आंसर निकाला। देखो, अब आपको पता है कि हमें इसमें अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो हमारा फॉर्मेट ये बनता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 420, कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, और प्रॉफिट हमें गिवन है 20%। हमें पता है ये 20% मार्कअप है, और मार्कअप में हमेशा बेस क्या होती है, कॉस्ट होती है। एक मिनट अदान हो जाओ, एक मिनट अदान हो जाओ, कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा कि आपको कॉस्ट नहीं गिवन, कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस है $420, और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 20%, मार्कअप है, इसलिए मार्कअप में कॉस्ट बेस है और जो बेस है वो 100% होती है। अब बेस 100% है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस हो गई 120
परसेंट। अब हमने हमें इस रूल का पता है कि अगर हमारे पास परसेंटेजेस गिवन हो और हमें वैल्यूज शिफ्ट करनी हो, यानी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाना हो परसेंटेज की मदद से, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है उसको डिवाइड करते हैं उसकी अपनी ही परसेंटेज से। तो 420 को डिवाइड कर दो उसकी अपनी ही परसेंटेज कितनी है 120 से, और मल्टीप्लाई जहां जाना है उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको प्रॉफिट पे जाना है तो आप 20 पर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको कॉस्ट पे डायरेक्ट जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। खैर मैंने डायरेक्ट कॉस्ट पे जाना है, मल्टीप्लाई 100, मेरे पास आंसर आ जाएगा $350। तो 350 आप यहाँ लिखो, आपके पास प्रॉफिट बन गया 70 का प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस 420। तो ये आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि मार्कअप है तो आपको पता होना चाहिए जो बेस है, और बेस ही 100% और उसी की बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्या आप लोगों को प्रॉफिट मार्कअप क्लियर है कि क्या चीज बेस है और सारी कैलकुलेशंस सेम? अब मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन सारा कुछ सेम है, बस चूंकि आपका ये इतना मुश्किल नहीं है, सारा कुछ सेम है, बस एक चीज का फर्क है कि मार्जिन में बेस कॉस्ट नहीं है बल्कि सेलिंग प्राइस की बेस पे आप कैलकुलेशन करते हो। इसमें आपने याद रखना है कि आपने सेलिंग प्राइस को चूज करना है। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट है 15% मार्जिन, अगर मैं बोलूं मेरा प्रॉफिट है 15% मार्जिन, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेलिंग प्राइस जितने का माल बेचा उसके अंदर उसी सेलिंग प्राइस का 15% मेरा मार्जिन है, उसी सेलिंग प्राइस का 15% मेरा मार्जिन है। जैसे एज्यूमिंग मेरी सेलिंग प्राइस है $250, और मेरा मार्जिन है 10% मार्जिन, और मुझे कोई बोले कि प्रॉफिट निकालना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसी सेलिंग प्राइस का 10% ले लूंगा, जो कि मेरे पास $25 आ जाएंगे, जो कि मेरे पास $25 आ जाएगा। को प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो मेरे पास $25 आ जाएगी। लेकिन ये उस केस में है कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस दी हो, लेकिन अगर मुझे सवाल में दी हो कॉस्ट, अज्यूमिंग मुझे दी है कॉस्ट ऑफ $120, कॉस्ट 120 है, और प्रॉफिट मार्जिन दिया हो मुझे 15%, प्रॉफिट मार्जिन दिया हो 15%। अब वो बोले कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अब मुझे पता है कि मार्जिन में तो सेल्स की बेस पे परसेंटेज निकलती है, तो वह मैं 120 पे 15% नहीं लगा सकता। तो यहां मैं फॉर्मेट बनाऊंगा जो नॉर्मल फॉर्मेट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट मेरे पास कितने परसेंट है, 15% मार्जिन है। मार्जिन का मतलब कि सेलिंग प्राइस की बेस पे है, तो सेलिंग प्राइस इसमें आ जाएगी 100%, जो बेस है वही 100% होती है, जो बेस है वही 100% होती है। अब अगर सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट 15% है, तो कॉस्ट होगी फिर 85%, क्योंकि 85 और 15 ही 100 हो सकता है, 85 प्लस 15 ही 100 हो सकता है। मेरे पास क्या चीज गिवन है, कॉस्ट गिवन है 120। अब मुझे ये पता चल गया कि जो कॉस्ट गिवन है 120, इसकी अपनी परसेंटेज कितनी है 85%। जो कॉस्ट गिवन है इसकी अपनी परसेंटेज कितनी है 85%। सो फॉर दैट आई विल कैलकुलेट 120 डिवाइडेड बाय इसकी अपनी परसेंटेज कितनी है 85, मल्टीप्लाई जहां जाना है, मैंने सेलिंग प्राइस से जाना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 120 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई 100, 120 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई 100 ही मेरे पास आ जाएगा 141। 141 मेरे पास तकरीबन आ जाएगी सेलिंग प्राइस, $141 मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। इसका मतलब $21 का मेरा क्या है, प्रॉफिट है। $21 का मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है। $21 का मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि किस में कौन सी बेस यूज होनी है, किस में कौन सी बेस यूज होनी है? क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा, अच्छा, अब हम लोग जाने लगे हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत मतलब एक पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि हमने जॉब कोस्टिंग कर लिया हुआ तो उससे रिलेटेड ही है सेकंड टॉपिक, बैच कोस्टिंग। जस्ट इसमें हमने चंद एक पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये इट्स नॉट लाइक लेंथी टॉपिक।
लेकिन हमको आज ही ये कंप्लीट करना है। बैच कॉस्टिंग, देखो जॉब कोस्टिंग जो था ना वो खास प्योरली उन उन बिजनेसेस के लिए था जिन बिजनेसेस में कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप चल रहे होते हो। आप देखते हो उनकी डिमांड के मुताबिक कोस्टिंग होती है, उनकी डिमांड के मुताबिक सारे मामला होते हैं। बैच कोस्टिंग ऐसा नहीं है। बैच कोस्टिंग सिमिलर तो है इन अ सेंस कि आप देखते हो कि इतना इस पूरे बैच पे इतना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लग रहा है, लेकिन ये इसका इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। इसके अंदर चेंजेस क्या है कि इसमें आपके जो है ना आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बैच होती है। प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ बैचेस। किस तरह समझते हैं? जैसे हमारे मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, सॉरी मेडिसिन प्रोडक्शन होती है। अब आपके ख्याल में पैनाडोल या कोई भी गोली या कोई भी ऐसी मेडिसिन क्या एक एक करके बनती होगी? ऐसा नहीं है। वो पूरा बैच बनता होगा, बाद में उस पूरे बैच में जो है जितने भी यूनिट्स आपने निकालने उसके पार्ट्स बना के उसके उसको बैचेस में शिफ्ट डिवाइड करके गोलियों में गोली या टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे आती होंगी, लेकिन बनता पूरा बैच है। इसी तरह जिस तरह आपके जैसे पेस्ट्रीज हैं, आपकी बेकरी में आपके जो पेस्ट्रीज यूज होती हैं, आपके ख्याल में क्या एक एक पेस्ट्री अलहदा बनाते हैं? इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्या एक एक पेस्ट्री अलहदा बनाते हैं? इतनी आइडेंटिकल कैसे बन जाती हैं? क्योंकि वो पूरा एक बैच होता है, बाद में उस पूरे बैच की एक अलहदा से कॉस्टिंग की जाती है, लेकिन बाद में उसको फिर यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है जितने भी एक बैच के अंदर यूनिट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेकरी आइटम्स, आपके क्लोथ्स आइटम्स, ये आपके पूरे के पूरे थान आते हैं। जैसे पूरे के पूरे एक कपड़ा जब आता है ना, तो कपड़ा आपके हल में बनता है तो क्या मीटर के हिसाब से बनता है? मतलब ये 1 मीटर एक प्रोडक्ट बन गया फिर 1 मीटर, ऐसे तो नहीं है। कपड़ा तो फिर एक कॉन्टिन्यूस चलता है और उसके बाद उसकी उसको पूरा बैच बनता है। अब उसमें कितने 100 गज या कितने 1000 गज का कपड़ा बनता होगा, उसके बाद उसकी वो प्रोडक्शन होती है, बस उसके बाद वो कटते हैं, कटिंग होती है, कटिंग डिपार्टमेंट में जाके फिर वो यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो पूरा बैच बनता है क्लॉथ आइटम। इस तरह की बहुत से ऐसा नहीं, इसमें कोई चंद एक एग्जांपल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल है जो आप जिसके अंदर आप देख सकते हो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल मैंने एक और पढ़ी थी, आपके फुटवेयर जैसे आप जितने भी आपकी ये मतलब शूज और इस तरह की जो अब उनके जो आइटम्स, चाहे वो अलहदा अलहदा बन रहे हैं, लेकिन वो पूरा बैच इकट्ठा बनेगा और उसके बाद वो बन के फाइनल यूनिट बन के निकलता है। इसके अलावा कुछ आपके ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो जैसे अपरेटसेस वगैरह होती हैं, इसमें काफी आइडेंटिकल, इसमें एक एक यूनिट्स करके नहीं प्रोडक्शन की जाती बल्कि बैचेस में की जाती है प्रोडक्शन। खैर इस पे बात करते हैं। इस बैच कोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप हर बैच को, ईच बैच इज सेपरेटली कोस्टेड। आप हर बैच की अलहदा से कोस्टिंग करते हो, आप हर बैच की अलहदा से कोस्टिंग करते हो, और बाद में फॉर एग्जांपल आपका एक बैच है उस पर आपकी टोटल कॉस्ट आ गई $5000, ठीक है? तो आप बाद में क्या करोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच, ताकि आपको पर यूनिट की भी प्राइस पता चल जाए, यूनिट इन बैच। जैसे एज्यूम करो कि आपकी जो आपने पेस्ट्रीज बनाई या बेकरी आइटम्स की बैच कोस्टिंग कर रहे हो, आपने पेस्ट्री बनाई और उस पर आपकी टोटल लग गई 5000 की अमाउंट। ठीक है, अब ये 5000 तो लगी है पूरे बैच की, ये जो है कंप्लीट बैच की, और आपने बनाई एज्यूमिंग एज्यूमिंग आपने बनाई 100 पेस्ट्रीज, आपने बनाई 100 पेस्ट्रीज, या 100 कर लो या 1000 पेस्ट्रीज कर लो, आपने बनाई 1000 पेस्ट्रीज। तो आप डिवाइड कर दो कि 1000 पेस्ट्री से, तो आपके पास एक पेस्ट्री की कॉस्ट निकल आएगी। कॉस्ट ऑफ वन पेस्ट्री आपके पास निकल आएगी। वो कितनी आएगी? $5 पर पेस्ट्री, $5 पर पेस्ट्री। यानी आपकी जॉब कोस्टिंग में क्या था, पूरी जॉब की एक कोस्टिंग होती थी। बैच कोस्टिंग में पूरे बैच की एक कोस्टिंग होती है, और वो पूरे बैच की एक कोस्टिंग जो है वो बाद में उसको यूनिट्स पे डिवाइड, यूनिट्स इन अ बैच, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच पे डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक यूनिट की भी तो पता चल जाए। कल को आपने बेचना तो एक या दो यूनिट्स है ना, मतलब यूनिट्स की बेस पे बेचना है ना, पूरा पूरा बैच थोड़ी बेचना है।
मैं जाऊंगा किसी बेकरी से 2 पेस्ट्रीज 3 पेस्ट्रीज ले लूंगा ना, पूरा बैच थोड़ी लूंगा उनसे 1000 पेस्ट्रीज का। ठीक है, तो उन्होंने तो उस लिहाज से कॉस्टिंग करनी है, जितनी जितनी भी कॉस्ट होगी उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। आगे तरीका वही है, प्रॉफिट का वही तरीका है, मार्जिन या मार्कअप वो हमने दोबारा नहीं पढ़ना, बैच के अंदर भी वैसे ही यूज होता है। हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बैच कॉस्टिंग यूज कब होती है, इसकी कॉस्टिंग कैस किस चीज की कॉस्टिंग होती है। इसी तरह जिस तरह हर जॉब का एक नंबर होता है, इसी तरह हर बैच का एक प्रॉपर यूनिक नंबर होता है। इसके अलावा जिस तरह हर जॉब एक कॉस्ट यूनिट है, इसी तरह हर बैच एक कॉस्ट यूनिट है। हर बैच एक कॉस्ट यूनिट है, जिसमें मैंने कहा था हर जॉब एक कॉस्ट यूनिट है। यहाँ पे एक बैच, पूरा बैच एक कॉस्ट यूनिट है, पूरा बैच एक कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, हाँ उसके आगे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हो आप, लेकिन एक पूरा बैच की कॉस्टिंग हो रही है तो वो हमारे लिए इस केस में एक कॉस्ट यूनिट है। मुझे बताओ क्लियर हुआ? मुझे बता दो यहाँ तक कोई क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, हमजा ने पूछा कि कोक बॉटल्स भी बैच कॉस्टिंग में आती है? नहीं। कोक बॉटल्स जो होती है ना, जितने भी आपके लिक्विड वाले टाइप बिजनेस है ना, लिक्विड बिजनेसेस या फिर फॉर एग्जांपल आपके पाउडर रिलेटेड बिजनेसेस, ज्यादातर वो आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्योंकि वो एक प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से बनती है। वो किसी बैचेस वगैरह के लिहाज से नहीं बनती, उन पे प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस फिर तीसरे प्रोसेस। हमने इसी चैप्टर के फौरन बाद अगला प्रोसेस कॉस्टिंग ही पढ़ना है, वहां हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि लिक्विड और पाउडर रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं वो किस तरह डील करते हैं, उनकी कॉस्टिंग किस तरह होती है। ठीक है, यहां तक हमने बैच कॉस्टिंग को कंप्लीट किया। यहाँ पे हम लोगों का जो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग है वो 100% कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हमने इसकी करनी है प्रैक्टिस। कंप्लीट प्रैक्टिस के बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, वो जो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, ठीक है, और प्रैक्टिस क्लास में। तो यहाँ पे मैं ऐसे रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।